सोचिए एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी के बारे में जिसे हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों ने ज्ञान की देवी का ही रूप मान लिया था। और आज मॉडर्न साइंस उसे दिमाग का सबसे अच्छा दोस्त कहती है। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं है, हम बात कर रहे हैं ब्राह्मी की। तो चलिए आज इसी ब्राह्मी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आयुर्वेद के महान ग्रंथ अष्टांग हृदयम का ये एक बहुत शक्तिशाली दावा है। सभी मानसिक रोगों की परम औषधि। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है ना। मतलब ये सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम औषधि है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बात में दम है? इसकी नींव कितनी मजबूत है? तो इसकी जड़ें खोजने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। उस समय जब कोई मॉडर्न लैब नहीं थी, हमारे ऋषि मुनियों की नज़र कितनी पैनी थी। आइए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि हमारे महान ग्रंथों ने ब्राह्मी के बारे में क्या कहा है। मतलब एक बार इमेजिन करके देखिए कि एक बहुत ही छोटा सा एकदम साधारण सा पौधा है जो कहीं कीचड़ या दलदल में उग रहा है। बिल्कुल। मतलब कोई खास खुशबू नहीं, उसमें कोई चमक भी नहीं है। देखने में ऐसा है कि शायद कोई राहगीर उस पर पैर रखकर गुजर जाए और उसे पता भी न चले। लेकिन उसका इतिहास बहुत गहरा है। एग्जैक्टली हजारों साल पहले जो गुरुकुल के छात्र होते थे वो इसका नियमित लेप लगाते थे और सेवन करते थे। और वो भी इसलिए ताकि उन्हें वेदों के जो दसियों हजार श्लोक हैं वो बस एक बार सुनकर कंठस्थ हो सकें। वाह, एक बार सुनकर याद करना, ये तो मतलब आज के जमाने में एक सुपर पावर जैसा लगता है। बिल्कुल सुपर पावर है। और आज हार्वर्ड से लेकर दुनिया भर की जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस लैब्स हैं वो इसी पौधे को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर इसे ब्रेन रीबिल्डर कह रही हैं। मतलब दिमाग को फिर से नया करने वाली औषधि। राइट। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि मॉडर्न साइंस और हमारे जो प्राचीन ज्ञान है उनको एकदम अलग अलग नजरिए से देखते हैं। हाँ, एक डिवाइड सा बना हुआ है। बिल्कुल। पर जब बात इंसानी नर्वस सिस्टम की आती है ना, हाँ। तो ये जो विभाजन है ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो चीज आज लैब्स में करोड़ों की मशीनों से प्रूव हो रही है, उसे बहुत पहले ही बिना किसी एमआरआई मशीन के हमारे ऋषियों ने पहचान लिया था। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हमारे सामने प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक रिसर्च का एक बहुत बड़ा पहाड़ रखा है। अथर्ववेद से लेकर चरक संहिता, अष्टांग हृदयम, सुश्रुत संहिता और आज के लेटेस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स। मतलब आज हम पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हाँ, हमारा मिशन यही है। अथर्ववेद में 289 औषधियों की एक पूरी श्रृंखला है। आज हम उस लिस्ट की जड़ी बूटी क्रमांक 8 को डिकोड करेंगे, जिसे दुनिया ब्रह्मी या फिर बकोपा मोनेरी के नाम से जानती है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम ब्राह्मी को एकदम करीब से देखें ना, तो ये किसी चमत्कारी बूटी जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। मतलब कोई ग्लोइंग जादुई पौधा नहीं है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुश्किल से 10 से 30 सेंटीमीटर का एक बहुत ही छोटा सा जमीन पे रेंगने वाला पौधा है। इसके जो पत्ते होते हैं वो छोटे, गोल और थोड़े मांसल से होते हैं। अच्छा, मैंने कई जगह पढ़ा है कि इसको मंडूक पर्णी भी कहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि इसके पत्ते बिल्कुल किसी बैठे हुए मेंढक के आकार के लगते हैं और वेस्टर्न दुनिया में इसे वाटर हाइसप कहते हैं। और ये भारत में कहाँ मिलती है? ये भारत के लगभग हर हिस्से में मिलती है, मेनली यूपी, बिहार, असम, केरल और तमिलनाडु में। लेकिन इसकी जो उगने की जगह है ना, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा, ऐसा क्या खास है उसकी जगह में? ये किसी सूखे पहाड़ या साफ जमीन पर नहीं, बल्कि तालाबों के किनारे, धान के खेतों में और एकदम दलदली नम भूमि में उगती है। दलदल में? मतलब ये ऐसा है जैसे प्रकृति ने एक सुपर कंप्यूटर चिप को दलदल और तालाबों के किनारे एक साधारण सी हरी कालीन के रूप में छिपा कर रखा हो। क्या बात है, बहुत सही एनालॉजी दी आपने। और इसके उगने का जो ये स्थान है ना, यही इसकी कार्यप्रणाली का सबसे बड़ा सुराग देता है। वो कैसे? आयुर्वेद का एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत है कि जो वनस्पति जिस वातावरण में पनपती है वो वैसे ही गुण अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, मेक सेंस। ब्राह्मी का दलदल या ठंडी नम भूमि में उगना इसके शीतल और सौम्य होने का सबसे बड़ा प्रूफ है। मतलब जब हमारा दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है या लगातार ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, जो कि आजकल हम सभी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें एक तरह की हाइपर एक्टिविटी, या जिसे हम साधारण भाषा में दिमाग की गर्मी कहते हैं, वो पैदा हो जाती है। ब्राह्मी उसी ओवर एक्टिव दिमाग को शांत करने का काम करती है। वेट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा सा एक डाउट है।
हाँ, पूछिए। सिर्फ इसलिए कि कोई पौधा ठंडे कीचड़ या पानी में उग रहा है, इसका बायोलॉजिकल मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो इंसान के दिमाग को भी ठंडा गिरेगा। मतलब प्राचीन लोगों ने सिर्फ बाहर का एनवायरनमेंट देखकर उसे सीधे ब्रेन की न्यूरोलॉजी से कैसे जोड़ दिया? ये सवाल बहुत ही वैलिड है और सतही तौर पर देखने में ये महज एक अंदाजा लग सकता है, लेकिन इसे सिग्नेचर ऑफ नेचर कहा जाता है, जिसे आज की इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी बहुत बहुत गहराई से मानती है। अच्छा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी इसका जिक्र है? हाँ, देखिए, दलदल एक ऐसा वातावरण है जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होती है, सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुंच पाती और वहाँ सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। राइट, काफी टफ एनवायरनमेंट है। एग्जैक्टली। तो वहाँ पनपने के लिए इस पौधे को अपने भीतर कुछ ऐसे विशेष फाइटोकेमिकल्स बनाने पड़ते हैं जो उसे उस भारी स्ट्रेस से बचाएं। ओहो, मतलब वो खुद को स्ट्रेस से बचाने के लिए केमिकल्स बना रहा है। बिल्कुल। और जब इंसान उस पौधे को खाता है तो वही स्ट्रेस रेजिस्टेंट केमिकल्स हमारे नर्वस सिस्टम को भी तनाव से बचाने का काम करते हैं। इसी अडैप्टेशन को हमारे प्राचीन ऋषियों ने शीतलता और सौम्यता का नाम दिया था। माइंड ब्लोइंग, ये कनेक्शन तो वाकई बहुत ही गहरा है। तो तब इसकी इस फिजिकल रूप से आगे बढ़ते हैं और इसके सबसे प्राचीन उल्लेख की तरफ चलते हैं, अथर्ववेद की तरफ। हाँ, अथर्ववेद का कांड 6, सूक्त 9, जिसे ब्राह्मी सूक्त भी कहा जाता है, वहां इसे केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति माना गया है। उसे ब्रह्मणस्पति यानी ज्ञान का स्वामी कहा गया है और साक्षात सरस्वती का स्वरूप भी। बिल्कुल। श्लोक कहते हैं, सरस्वत्यै नमः ब्राह्म्यै मेध्याय बलदायिने। गुरुकुलों के उस दौर की कल्पना कीजिए जहां वेदों को श्रुति कहा जाता था, मतलब सुनकर याद करना, क्योंकि तब कोई किताबें या नोट्स तो होते नहीं थे। राइट। जो गुरु के मुंह से निकला उसे पहले ही बार में दिमाग में बिल्कुल छाप लेना होता था। और उस लेवल की याददाश्त के लिए आपके नर्वस सिस्टम का एकदम शांत और फोकस्ड होना बहुत जरूरी था। अथर्ववेद में साफ लिखा है कि ये वनस्पति वाक्सिद्धि, मेधा यानी आपका विवेक और स्मृति प्रदान करती है। यहाँ एक सवाल उठता है, अथर्ववेद बार बार वाक्सिद्धि वर्ड यूज कर रहा है, क्या वाक्सिद्धि का मतलब सिर्फ एक बहुत अच्छा या कॉन्फिडेंट स्पीकर होना है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये तो महज एक कम्युनिकेशन स्किल हुई ना, इसका ब्रेन केमिस्ट्री से क्या लेना देना? नहीं, वाक सिद्धि सिर्फ स्टेज पर अच्छे से बोलने की कला नहीं है। इसे थोड़ा न्यूरोलॉजिकल नजरिए से देखना होगा। प्राचीन ज्ञान में ज्ञान को ब्रह्म कहा गया है और उसको एक्सप्रेस करने को वाक। ओके। जब कोई इंसान कुछ बोलता है तो उसके दिमाग के कई हिस्से एक ही टाइम पे एक साथ काम कर रहे होते हैं। आपका मेमोरी सेंटर जहां शब्द स्टोर है, लैंग्वेज सेंटर जो वाक्यों को बनाता है, और मोटर कॉर्टेक्स जो आपकी जीभ और होठों को कमांड देता है। और इन सबका सिंक होना जरूरी है। एग्जैक्टली। इन सबका एकदम परफेक्ट सिंक में होना ही वाक सिद्धि है। मतलब जो सोचा जाए वो बिना किसी डिले के सटीक शब्दों में बदल जाए। अथर्ववेद ने हजारों साल पहले पहचान लिया था कि ब्राह्मी इस पूरे न्यूरोलिंग्विस्टिक नेटवर्क की जो वायरिंग है उसे एकदम स्मूथ बनाती है। वाह। तो अथर्ववेद में इसका यूज स्वस्थ शिष्यों द्वारा अपनी दिमागी क्षमता को मैक्सिमाइज करने के लिए हो रहा था? हाँ, एक सुपर सप्लीमेंट की तरह। लेकिन क्या जो हमारे प्राचीन डॉक्टर थे उन्होंने इसे असल बीमारियों के इलाज के लिए यूज किया, या ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए एक स्टडी सप्लीमेंट ही रहा? क्योंकि जब हम चरक संहिता या अष्टांग हृदयम देखते हैं तो वहां कहानी का एक अलग ही एंगल मिलता है। बिल्कुल मिलता है। महर्षि चरक ने इसे सीधे तौर पर क्लिनिकल प्रैक्टिस में उतारा था। चरक संहिता जो है उसमें औषधियों को अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। जब उन्होंने मैध्य गण मतलब बुद्धिवर्धक औषधियों का ग्रुप बनाया तो उसमें ब्राह्मी को नंबर 1 स्पॉट दिया। नंबर 1? हाँ। और चरक ने चतुर्मध्य की बहुत गहरी बात कही है। 4 महान मिध्य रसायन ब्राह्मी, शंखपुष्पी, यष्टिमधु और ज्योतिष्मती। अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझें, जैसे किसी इमारत की नींव होती है तो दिमाग के भी 4 मुख्य पिलर्स होते हैं। जानकारी को ग्रहण करना, उसे स्टोर करके रखना, प्रोसेस करना और फिर सही टाइम पर रिकॉल करना। तो चरक के ये चतुर्मध्य असल में प्राचीन दुनिया के न्यूट्रोपिक्स अवेंजर्स हैं और ब्राह्मी उनका कैप्टन है। हाँ, बिल्कुल, बहुत सही कहा। न्यूट्रोपिक्स अवेंजर्स। मिथ्या वर्ड का मतलब ही है इंटेलेक्ट प्रमोटिंग। आयुर्वेद में इसे धी, धृति और स्मृति कहा गया है और ब्राह्मी इन तीनों को एक साथ बूस्ट करती है।
और दिलचस्प बात यह है कि चरक यहीं नहीं रुके। नहीं, उन्होंने इसे अपस्मार मतलब मिर्गी या एपिलेप्सी और उन्माद यानी बहुत सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स के इलाज के लिए ब्राह्मी घृत के रूप में सबसे ज्यादा फायदेमंद बताया। और अगर अष्टांग हृदयम की बात करें तो महर्षि वाग्भट ने तो इसे सर्वेषां मानसानां रोगाणां परम औषधम ही घोषित कर दिया, जिसका सीधा मतलब है कि सभी मानसिक रोगों की परम औषधि। आज की दुनिया में जहां हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स की एक पूरी महामारी के भी जी रहे हैं, वाग्भट का ये स्टेटमेंट बहुत भारी लगता है। बहुत भारी है, क्योंकि ये महज याददाश्त बढ़ाने की टॉनिक नहीं है। ये एक बीमार और एकदम एग्जॉस्ट हो चुके दिमाग को वापस जिंदा करने का इलाज है। ये नर्वस सिस्टम की थकान को मिटाकर उसे रिबूट कर देती है। तो जब हमें पता चल गया है कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल है, तो सवाल ये आता है कि इसे शरीर में सही तरीके से कैसे पहुंचाया जाए। इसका एप्लीकेशन। हाँ, सुश्रुत संहिता में इसे यूज करने के बहुत ही स्पेसिफिक तरीके बताए गए हैं। सुश्रुत ने सिरती मालिश के लिए तिल के तेल में पके ब्राह्मी तेल को बेस्ट बताया है। नींद और स्ट्रेस के लिए, क्योंकि मालिश के जरिए इसके एक्टिव कंपाउंड्स आपकी स्कैल्प से होते हुए सीधा सूक्ष्म ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाते हैं। और जहाँ तक इसे खाने की बात है, स्रोतों में जो ब्राह्मी रसायन की विधि है वो तो और भी साइंटिफिक है। हाँ, वो जो 3 महीने वाला कोर्स है। राइट, 3 से 5 ग्राम ब्राह्मी का चूर्ण लेना है, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच शहद, और शहद तब मिलाना है जब मिश्रण ठंडा हो जाए। फिर 200 मिलीलीटर गर्म दूध और 1 चुटकी काली मिर्च। खाली पेट लेना है, लेकिन इसमें एक कैच है। बहुत बड़ा कैच है। मैं यहाँ थोड़ा क्रिटिकल होना चाहूंगा। अगर ये पौधा इतना ही सौम्य और शीतल है, तो हमारे स्रोतों में इसके साथ इतनी सारी चेतावनियां क्यों दी गई हैं? वार्निंग्स। हाँ, साफ लिखा है कि ज्यादा डोज लेने से भारी गैस्ट्रिक समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी में से मना किया गया है। थायराइड की दवाइयों के साथ ये रिएक्ट कर सकती है। मतलब ये कोई आम सलाद का पत्ता तो नहीं है। ये तो एक बहुत ही स्ट्रांग मेडिसिन लगती है, जिसे काफी रिस्पेक्ट के साथ यूज करना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, प्राकृतिक या नेचुरल होने का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज आपको नुकसान नहीं कर सकती। पानी भी अगर आप बहुत ज्यादा पी लें तो वो सेल्स के लिए टॉक्सिक हो जाता है। सही बात है। ब्राह्मी में ना कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल्स होते हैं जिन्हें सैपोनिन्स कहते हैं। ये एक तरह से प्राकृतिक साबुन की तरह होते हैं। अगर आप इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में या सीधे कच्चा खा लेंगे तो ये आपके पेट की लाइनिंग को खरोच सकते हैं। ओह, इसीलिए पेट खराब होता है। एग्जैक्टली। इसीलिए आयुर्वेद में इसे सीधे खाने के बजाय इसके प्रिपरेशन पर इतना जोर दिया गया है। तो जो रसायन वाली विधि है, उसमें घी और काली मिर्च, वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है? अरे नहीं, इसके पीछे प्योर साइंस है। देखिए, हमारे दिमाग के चारों तरफ ना एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड होता है, जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ओके, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये किसी सख्त बाउंसर की तरह है जो खून में मौजूद हर केमिकल को दिमाग में घुसने से रोकता है। लेकिन ये बाउंसर फैट यानी वसा को आसानी से अंदर जाने देता है। अच्छा। और ब्राह्मी के जो मेन तत्व हैं वो फैट सॉल्यूबल होते हैं। तो जब ब्राह्मी को घी के साथ मिलाया जाता है तो घी उस बाउंसर को एक तरह से चकमा देकर ब्राह्मी को सीधे आपके ब्रेन के अंदर तक ले जाता है। वाओ, मतलब घी एक वीआईपी पास की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। और जो काली मिर्च है उसका काम है बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। मतलब वो ये पक्का करती है कि आपके पेट के जो तेज एसिड्स है वो औषधि को खराब ना करे, बल्कि आंतें उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ले। ये बहुत ही तार्किक और फैसिनेटिंग है। तो अब इस चर्चा को ना पुराने पन्नों से निकालकर मॉडर्न लैब्स में ले चलते हैं। मॉडर्न साइंस की मोहर। हाँ, प्राचीन ऋषियों ने जो प्रभाव देखे थे, आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने जब ब्राह्मी को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्हें एक्चुअल में मिला क्या? उन्हें मिले इसके अंदर के बहुत ही खास रासायनिक यौगिक, जिन्हें बैकोसाइट्स कहा जाता है। मेनली बैकोसाइट ए और बैकोसाइट बी। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें ट्राइटर्पेनॉइड सैपोनिन कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने सैपोनिन का जिक्र किया था कि ये नेचुरल साबुन होते हैं जो पेट खराब कर सकते हैं। तो इनका दिमाग के अंदर जाकर क्या काम है? सैपोनिन वर्ड ही सोप यानी साबुन से आया है। हम दिन भर सोचते हैं, काम करते हैं, तो दिमाग में लगातार एक मेटाबॉलिक कचरा या टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं। ये सैपोनिन्स अंदर जाकर दिमाग के उन रास्तों की बहुत ही डीप क्लीनिंग करते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये सीधे हमारे नर्व सेल्स के एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स पर काम करते हैं। डेंड्राइट्स वो शाखाएं हैं जो सिग्नल रिसीव करती हैं और एक्सॉन्स वो लंबी वायर हैं जो सिग्नल आगे भेजती हैं। तो अगर मैं इसे एक मॉडर्न एनालॉजी दूं, हमारा दिमाग मान लीजिए एक पुराना घर है
जिसकी तारों की वायरिंग एकदम खराब हो गई है। तो ये बैकोसाइट्स वो मास्टर इलेक्ट्रिशियन है जो अंदर आकर तारों की मरम्मत कर रहे हैं और नए कनेक्शन जोड़ रहे हैं। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी है। ये बैकोसाइट्स न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को, जिसे हम सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहते हैं, उसे बहुत बेहतर बनाते हैं। और जब ये मास्टर इलेक्ट्रिशियन अपना काम करते हैं ना, तो साइंस की एक बहुत बड़ी घटना होती है, न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस? पर रुकिए, स्कूल की बायोलॉजी क्लास में तो हमें यही पढ़ाया गया था ना कि वयस्कों के दिमाग में जो ब्रेन सेल्स एक बार मर गए वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। हाँ, दशकों तक मेडिकल कम्युनिटी यही मानती थी कि अडल्ट्स में नई ब्रेन सेल्स नहीं बन सकती। तो क्या ब्राह्मी नई सेल्स बनाती है? एग्जैक्टली। अब ये प्रूव हो चुका है कि नई सेल्स बन सकती हैं, खास तौर पे हिपोकैम्पस में, जो हमारी मेमोरी और लर्निंग का मेन सेंटर है। ब्राह्मी बॉडी में नर्व ग्रोथ फैक्टर NGF को तेजी से बढ़ाती है, जो सीधा नई सेल्स बनाने का ऑर्डर देता है। ओह माय गॉड, ये तो कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये खोज ब्राह्मी को एक नॉर्मल सप्लीमेंट से उठाकर सीधा एक ब्रेन रीबिल्डर बना देती है। और शायद इसीलिए जो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स हैं वो इतने अमेजिंग हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में 12 हफ्तों के एक ट्रायल का जिक्र है जहां ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले बच्चों पर स्टडी की गई। और उसके रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग थे। हाँ, बिना किसी साइड इफेक्ट के बच्चों के फोकस और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में बहुत भारी सुधार दिखा। और सिर्फ बच्चों में नहीं, जब बहुत सिवियर एंजाइटी या तनाव की बात आती है तो आज की एलोपैथी में आमतौर पर बेंजोडायजेपाइन जैसी बहुत हेवी दवाइयां दी जाती हैं, जिनकी लत लगने का बहुत रिस्क होता है। राइट, एडिक्शन का रिस्क। लेकिन ट्रायल्स दिखाते हैं कि ब्राह्मी एंजाइटी कम करने में उन दवाइयों के बराबर ही असरदार है, पर इसका कोई एडिक्शन नहीं होता या आपको अपना गुलाम नहीं बनाती। और हमारे स्रोतों में अल्जाइमर का भी जिक्र है। अल्जाइमर जैसी बीमारी में जहां दिमाग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, वहां ये कैसे काम करती है? अल्जाइमर में क्या होता है कि दिमाग के सेल्स के बीच एक जहरीला प्रोटीन जमा हो जाता है, एमाइलॉइड बीटा प्लाक। आप इसे तारों पर लगी मोटी जंग की तरह समझ सकते हैं, जो सिग्नल्स को पास ही नहीं होने देती। ब्लॉकेज हो जाती है। हाँ, ब्राह्मी के बैकोसाइट्स इसी जहरीले प्लाक को घोलने और उसे आगे जमा होने से रोकने का काम करते हैं। यहाँ तक कि एनिमल रिसर्च में इसे दौरे रोकने वाली तेज दवा फेनेटोइन के बराबर इफेक्टिव पाया गया है। ये सब सुनकर लगता है कि वाघभट्ट ने जब इसे परमोशोधम कहा था तो वो कोई पोएटिक लाइन नहीं थी, वो एक बहुत ही हार्ड साइंटिफिक फैक्ट था। 100% फैक्ट था। तो चलिए अब सिद्धांत और रिसर्च से आगे बढ़कर देखते हैं कि इसे रोजमर्रा की बीमारियों में एग्जैक्टली यूज कैसे किया जाता है। जब मैं स्रोतों में अलग अलग प्रोटोकॉल्स देखता हूँ तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिखता है। कैसा पैटर्न? इसे शायद ही कभी अकेला दिया जाता है। मतलब एकाग्रता और ADHD के लिए इसे वच्छा, जटामांसी और अश्वगंधा के साथ मिलाया गया है। अनिद्रा या नींद की कमी के लिए सिर्फ जटामांसी और दूध के साथ। बच्चों के हकलाने में वचा और शहद के साथ। और अल्जाइमर से बचाव के लिए शंखपुष्पी, केसर और हल्दी के साथ। इन सारे कॉम्बिनेशंस को देखकर लगता है कि ब्राह्मी अकेले काम करने की बजाय अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलकर एक सिनर्जी बनाती है। इसका क्या मतलब है? ये आयुर्वेद के कंपाउंडिंग या अनुपान विज्ञान का बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। देखिए, कोई भी जड़ी बूटी जब शरीर में जाती है तो वो हर जगह अपना असर दिखाना शुरू कर सकती है। राइट। लेकिन उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कैसे दी जाए, इसके लिए सह औषधि का इस्तेमाल होता है। क्या हम किसी एक कॉम्बिनेशन को थोड़ा और डिटेल में समझ सकते हैं? मान लीजिए हकलाने की समस्या, स्टार्टरिंग, इसके लिए ब्राह्मी को वचा के साथ ही क्यों मिलाया गया? बहुत अच्छा सवाल है। जब ब्राह्मी को वचा के साथ मिलाते हैं तो एक जबरदस्त केमिकल सिंक बनता है। वचा की जो तासीर है वो बहुत गर्म और तीक्ष्ण होती है। वो नसों में जमा हुआ कफ है, उसे काटती है और रास्तों को खोलती है। ओके, रास्ता क्लियर कर दिया। एग्जैक्टली। और ब्राह्मी जिसकी तासीर ठंडी है, वो उन खुले हुए रास्तों से एकदम तेजी से गुजरकर सीधे आपके स्पीच सेंटर पर पहुंचती है और न्यूरॉन्स को शांत कर देती है। और वैसे ही जब आप अनिद्रा के लिए ब्राह्मी और जटामांसी को मिलाते हैं तो जटामांसी एक पावरफुल नर्वस सिस्टम रिलैक्सेंट है। ब्राह्मी का सेल बिल्डिंग गुण और जटामांसी का शांत करने वाला गुण मिलकर दिमाग की ओवर एक्टिविटी को एकदम शट डाउन कर देते हैं, जिससे आपको बहुत गहरी नींद आती है। तो ये पूरा मिक्सचर एक तरह से GPS सिस्टम की तरह काम करता है। बिल्कुल, एक GPS की तरह। सह औषधि ब्राह्मी को नेविगेट कर रही है कि शरीर में किस स्पेसिफिक पाथवे पर जाकर अपना काम करना है। ये कोई रैंडम मिक्सिंग नहीं है, ये तो बायोकेमिस्ट्री का एकदम एडवांस लेवल है।
है ना? और जब हम ब्राह्मी के इन सारे इफेक्ट्स को देखते हैं, कैसे ये फ्री रेडिकल्स को रोककर ब्रेन फॉग कम करती है, नई सेल्स बनाती है, तो सच कहूं तो मुझे प्राचीन चिकित्सा और मॉडर्न न्यूरोसाइंस के बीच कोई फर्क ही नजर नहीं आता। दोनों एक ही सच को बस अलग-अलग भाषाओं में बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरे डीप डाइव को अगर हम समेटें तो ब्राह्मी कोई मामूली खरपतवार या घास फूस नहीं है जो बस तालाबों के किनारे यूं ही उगाती है। बिल्कुल नहीं। ये अथर्ववेद की वो वाक सिद्धि प्रदायिनी है जो हमारे विचारों और भाषा को एक सुर में पिरोती है। ये चरक के चतुर्मेध्य का वो कैप्टन है जो हमारी बुद्धि की नींव रखता है। वाग्भट के लिए ये मानसिक विकारों का ब्रह्मास्त्र है। और आज के मॉडर्न साइंस के लिए अपनी इतनी बड़ी-बड़ी मशीनों के बावजूद ये हिपोकैम्पस में नए पेड़ लगाने वाला एक न्यूरोजेनेसिस बूस्टर है। तो जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, बिना किसी एमआरआई मशीन, बिना किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और बिना किसी मॉडर्न लैब के हमारे प्राचीन ऋषियों ने कीचड़ में उगने वाले एक साधारण से पौधे के भीतर छिपे न्यूरोजेनेसिस को इतनी सटीकता से कैसे पहचान लिया था? ये वाकई सोचने वाली बात है। और अगर सिर्फ इस जड़ी बूटी क्रमांक 8 में इंसानी दिमाग के इतने गहरे रहस्य छिपे हैं, तो सोचिए अथर्ववेद की उस लिस्ट की बाकी 288 औषधियों में मानव चेतना और हेल्थ के और कौन-कौन से दरवाजे छिपे होंगे जो बस एक बार फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही गहरा सवाल है ये।